हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, इससे पहले हमने सीखा था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कैसे कैसे वेक्टर्स को हम जोड़ते थे, सदिशों को हम जोड़ते थे। हमारे पास तीन मेथड हुआ करते थे बच्चों। कौन कौन से मेथड थे हमारे पास? सबसे पहले था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा हमारे पास क्या था? पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम लॉ था। और तीसरा क्या था बच्चों हमारे पास? पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन लॉ था। अब ये बच्चों कब यूज होता था? जब हम दो वेक्टर का एडिशन करते थे, दो वेक्टर को जोड़ते थे। ये भी हम क्या करते थे? जब दो वेक्टर को जोड़ना होता था। अब जब हमारे पास दो से ज्यादा होते थे वेक्टर, जब दो से ज्यादा होते थे तब हम पॉलीगन लॉ को यूज करते थे, है ना। तो ये सब आपने बहुत अच्छी तरह सीखा। इससे पहले आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको करवाए गए हैं। आज बच्चों अब आगे हमारे पास क्या है? एनालिटिकल मेथड। अब हम बार बार इस ग्राफ नहीं बनाएंगे हर जगह यार। बार बार ग्राफ बना के नहीं देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, इसकी डायरेक्शन कितनी आ रही है, कि हम उसे नापते फिरेंगे। नहीं, अब ये काम नहीं है। अब तो आगे बढ़ेंगे। अब तो फार्मूले द्वारा हम ये देखेंगे कि दो वेक्टर का एडिशन क्या आता है और डायरेक्शन क्या आती है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, टॉपिक क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। यानी कि दो वेक्टर को जोड़कर यदि हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को, दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो भाई इनका सम भी क्या आएगा? एक वेक्टर ही आएगा। वेक्टर आएगा तो यानी कि इसका हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। भाई वेक्टर के लिए क्या दो कंडीशन जरूरी है? कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड है। तो हम इसका क्या आज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूले द्वारा फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो हम जब भी दो वेक्टर को ऐड करते थे बच्चों, जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करते थे, इस तरह के हमारे पास ये था वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, आज हमने इसका क्या लिया? डायरेक्शन नहीं लिया। दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है? अभी फिलहाल ऐड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये हमारा क्या होता था? जो इसका डायगोनल फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से डायगोनल बनता था हमारा। भाई डायगोनल ऐसे भी बन सकता है, लेकिन हम कौन सा वाला डायगोनल लेते थे? ये वाला डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रहा है। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती थी, जो इसकी लेंथ होती थी, वो मैग्नीट्यूड हो जाता था। और डायरेक्शन क्या होती थी? यानी कि वेक्टर ए से जितना इसने एंगल बनाया है वो इसकी डायरेक्शन हो जाती थी। बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, अब हमें इस वेक्टर आर यानी कि ये वाली जो लाइन है, इसका क्या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास जब बच्चों ट्राइंगल में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यदि हमें दो साइड्स दी गई हो, तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे। लेकिन यहां पे एक दिक्कत है बच्चों कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए देखो अब हम क्या करते हैं, एक काम आसान करने के लिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये ठीक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखो हमने एक ट्राइंगल बना दिया। कैसा ट्राइंगल बना दिया? राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, चलो अब इसके कुछ नाम दे देते हैं बच्चों हम। चलो ए और बी तो पहले से ही है, हम पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी हमने नाम दे दी। अच्छा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में किसमें भैया? इस देखो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी आर और एस में, पी आर एस, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी आर एस। पी आर एस में बच्चों ये देखो, हम यहां से ये देखो वेक्टर बी है, ये क्या है? वेक्टर बी है। ये यहां से पैरेलल शिफ्ट, हम इसको क्या बोल सकते हैं? बी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर में अलाउ है, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, अब ये पूरा एंगल कितना माना था? यदि हमने पूरा एंगल कितना है, यदि हम थीटा मानते हैं पूरा एंगल बच्चों, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक, ये वाला एंगल भी क्या हो गया हमारे पास? थीटा हो गया हमारे पास। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों, हमारे पास इसमें ये वाली साइड, ये इसकी वैल्यू नहीं है, क्यू आर की वैल्यू नहीं है और एस आर की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास। केवल क्या है? यहां से यहां तक ए पता है हमें, और हमें ये पता है कि ये जो क्यू एस साइड है इसकी वैल्यू कितनी है? बी है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी है। चलो अब इसे फाइंड करते हैं, इसे भी फाइंड करेंगे, इसे भी फाइंड करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमारे पास एक साइड हमें फाइंड करनी होती थी, दूसरी साइड हमें गिवन है, तो उससे बनने वाला फार्मूला, यानी कि ये क्या है बच्चों? बेस। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस से या तो कॉस बनता है या सेक बनता है। हम ज्यादातर यूज कॉस का करते हैं। ठीक है, तो इन पी क्यू, इन पी आर एस,
PRS में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो PRS में, यहां नहीं, फिलहाल हम QRS की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो तो यहां के लिए निकालनी है, तो QRS में आ जाओ, ठीक है। QRS में, इन राइट एंगल ट्राइंगल QRS, ये देखो अब क्या करेंगे हम बच्चों, cos थीटा, ठीक, इसको यहां लिखते हैं यार, अब ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है बच्चों, QR अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ये वाली साइड। अब ये वाली साइड की वैल्यू क्या है बच्चों, B। अब यहां से हमें QR की वैल्यू मिल गई, QR इज इक्वल टू B cos थीटा। इसका मतलब हमें ये क्या मिल गया, B cos थीटा। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। अब इस पे आ जाओ भाई, ठीक, इस वाली साइड में देखो, ये वाली साइड हमें यदि फाइंड करनी है, ये हमें गिवन है, तो ये क्या परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से क्या बनता है, साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू RS अपॉन वही हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू B है, तो RS इज इक्वल टू B साइन थीटा, यानी कि ये हमारा पास क्या आ गया, B साइन थीटा। दोनों वैल्यू हमें मिल गई, ठीक। अब चलते हैं जो हमने पहले लिखा था इन राइट एंगल ट्राइंगल PRS में। भाई हमें क्या करना है बच्चों, R की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पे पता चलना चाहिए। यहां पे देखो आप क्या वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू है, कहीं इसके बाद कंफ्यूज मत हो जाना कि सर अब क्या करना है हमें ये वैल्यू फाइंड करने के बाद, ठीक। आ जाओ बच्चों, यहां पे आ जाओ। यहां पे आने के बाद ये देखो कि इन ट्राइंगल PRS, इन राइट एंगल ट्राइंगल PRS, ठीक, PRS में ये देखो पाइथागोरस थ्योरम तो सबको आती है बच्चों। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली साइड B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये पूरी, देखो यहां से यहां तक A है, यहां से यहां तक B cos थीटा है, तो पूरी साइड क्या हो जाएगी बच्चों, A प्लस B cos थीटा, A प्लस, समझ में आ रहा है, B cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे बच्चों, खोल दो, ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के AB, सॉरी टू तो लगाया ही नहीं, 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब यार क्या करोगे, यहां पे देखो A स्क्वायर पहले लिख लो इसे, प्लस B स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, बहुत ही आसान है, बाहर यदि सब्जी वाले से भी पूछेंगे उसे भी पता होगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर आपने तो ज्यादा ही बेइज्जती कर दी B स्क्वायर इंटू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा, R स्क्वायर, इसकी वैल्यू है ये R स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो R बराबर के अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के 2AB cos थीटा। ये आ गया बच्चों हमारा मान जो हमें निकालना था, फाइंड करनी थी जो वैल्यू, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ R का रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास, इसका परिणामी आ गया, परिणामी यानी कि R का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू आ गई। अब दो वेक्टर को कभी भी आपको जोड़ना हो, तो अब क्या फार्मूला, अब ये नहीं करेंगे यहां से कि पहले पैरेललोग्राम बनाया, ये बनाया, सब अब बिल्कुल भूल जाओ उस चीज को। अब तो ये फार्मूला, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपको ये वाला फार्मूला, ये रिजल्टेंट के लिए है। अभी क्या वैल्यू आई है, केवल मैग्नीट्यूड आया है, मैग्नीट्यूड, अभी डायरेक्शन बाकी है, ठीक। तो चलो डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं यार, साफ आ रहा है, कहीं रिजोल्यूशन गड़बड़ा तो नहीं, हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आ रहा है। चलो बात करते हैं अब रिजल्टेंट की, ओ सॉरी डायरेक्शन की बात करें। अब आ जाओ बच्चों डायरेक्शन के लिए, ठीक। डायरेक्शन क्या है, अरे डायरेक्शन हमने कहा था कि वेक्टर ए से क्या था, वेक्टर ए से रिजल्टेंट जितना एंगल बनाएगा वो डायरेक्शन होगी। तो चलो अब यहां पे क्या लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, सॉरी टेन अल्फा बराबर, अब टेन का फार्मूला लगाओ, ये अपॉन ये, है ना, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या बच्चों, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा,
यहां से ऐसी मूर्खता मत कर देना कि 10 अल्फा। सर यहां तो अल्फा है, इधर भी अल्फा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, क्या ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, कैसे भी लिख दो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कोई सी भी वैल्यू आप लिख दो, किसी भी तरीके से आप निकाल लो, ये आपका डायरेक्शन। तो जो हमें बच्चों फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया है, डायरेक्शन भी हमने फाइंड कर ली है, मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड कर लिया बहुत खूबसूरत तरीके से, और आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? कुछ नहीं यार, हमने क्या किया यहां से, ऐसे हम क्या करते थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते थे, यहां से पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट करते थे। हमने क्या किया, जब हमें पता था कि यार ये आर की वैल्यू चाहिए हमें, आर की वैल्यू, हमने ये सोचा कि आर की वैल्यू अगर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो कितना मजा आता, बहुत जल्दी हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेते। हमने वही काम किया है ना, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, और ये पूरा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बना, PRS, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कुछ नाम दे दिए, इनके सबके नाम दे दिए। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू भी हमें पता है, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू नहीं थी, तो हमने इसे फाइंड कर लिया। भाई हमें जो वैल्यू गिवन थी, क्या गिवन थी, वेक्टर बी यहाँ पे गिवन था, बी की वैल्यू गिवन थी। तो जो एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड हमें फाइंड करनी होती है, एक साइड हमें गिवन होती है, उससे बनने वाली कौन सा फार्मूला बन रहा था, यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला बन रहा था, हमने उसी हिसाब से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली और इसकी भी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, जब ये वैल्यू फाइंड कर ली, फिर हमने फार्मूला वही लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम वाला, क्या, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सवाल आपके सामने, आंसर सॉरी रिजल्ट आपके सामने। इतना समझ आ गया? चलो कॉपी करो जल्दी से, उसके बाद आपको बढ़िया बढ़िया से एक दो न्यूमेरिकल करवाते हैं। 10 न्यूटन के फोर्स है जो किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, लग रहे हैं किसी भी बॉडी पर, और उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। तो उनका रिजल्टेंट यानी कि उनका परिणामी हमें फाइंड करना है। अब बच्चों हमारे पास देखो, इससे पहले क्या था हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ यूज करते थे, ट्रायंगल लॉ यूज करते थे। अब हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला है। फार्मूला क्या था बच्चों हमारे पास, रिजल्टेंट फाइंड करने का हमारे पास अभी हमने जो फार्मूला फाइंड किया, जो हमने निकाला, ठीक है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, कब, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। ठीक, वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐड हो। अब फाइंड देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट या ये कह लो फाइंड द नेट फोर्स on this body। ठीक, क्या, नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या है कि दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है 60 डिग्री के एंगल पर। चलो अच्छा, आपको फिगर भी बना के दिखा देते हैं, कुछ ऐसे हैं ये। यहां पे ये भी 10 न्यूटन की फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, और ये कैसे है, 60 डिग्री के एंगल पर दोनों एक्ट कर रहे हैं। अब क्लियर हो गया, लगा दो फार्मूला। अब यहाँ पे ये मत देखना कि यहाँ पे सर यहाँ पे तो फोर्स है, हम वेक्टर कहाँ ढूंढेंगे, आपने कहा था 2 वेक्टर को ऐड करना है। अरे भाई ये F1 को क्या मान लो 10 न्यूटन, F2 कितना हो जाएगा, ये भी 10 न्यूटन, दोनों फोर्स क्या है, सेम है। 2 फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कर दो। ठीक, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस के 2ab, ये भी क्या बन जाएगा, 100 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, कितना आएगा बच्चों, 100 प्लस के कॉस 60 कितना होता है, 1/2, 2 इंटू 100 इंटू 1/2, 2 से 2 मर गया, कितना आ गया बच्चों, 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना आ गया, 300 आ गया। कितना आ गया, 300 आ गया अंडर रूट के अंदर। ठीक, अब जब 300 आ गया फिर क्या करेंगे बच्चों, इसका अंडर रूट लेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 10√3। आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10√3 न्यूटन। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3 न्यूटन। बच्चों समझ में आया, नहीं आया? अरे बहुत आसान था, 2 फोर्स एक्ट कर रही थी एक बॉडी पर, कितने, दोनों सेम फोर्स थी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, 10 न्यूटन की फोर्स थी। ठीक है, दोनों 60 डिग्री पे, एक ऐसे एक ऐसे, दोनों 60 डिग्री पर, ये देखो। ठीक है, हमें क्या करना था कि नेट फोर्स कितनी लग रही है, कुल बल कितना लग रहा है। अब कुल बल निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों फोर्स को ऐड करना था। नेट फोर्स तो तभी निकलती भाई जब दोनों को क्या करते, ऐड करते। दोनों को ऐड किया, हमारे पास वेक्टर एडिशन का फार्मूला जो अभी अभी हमने प्रूव किया था। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। सवाल दिया गया था बच्चों, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सवाल क्या है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि हमारे पास 2 फोर्सेज है जो 3:5 के रेशो पर,
जिनका रेशो कितना है 3:5। हमारे पास दो फोर्स है जिनका रेशो कितना है 3:5 है। इसका मतलब हमें रेशियो में दी गई है फोर्स, अभी हमें फोर्स की एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है। नेट फोर्स कितना आ रहा है इन दोनों, यानी कि ये नेट फोर्स कितना है जो दोनों, मतलब दोनों नेट फोर्स का मतलब जो दोनों को ऐड करके आ रहा होगा वो कितना आ रहा है 28 न्यूटन है। 28 न्यूटन है। एंगल बिटवीन F1 एंड F2, यानी कि दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, प्रत्येक बल का परिमाण। मैग्नीट्यूड फाइंड करना हमें F1 का भी और F2 का भी, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बच्चों सवाल समझ में आ गया? देखो यार सवाल करने से सबसे पहले बात यह है कि सवाल अगर आपको समझ में आया हो तो ही आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, वरना तो फिर आपका यह है कि वही तुक्के वाली बात होगी कि आपने वही सवाल किया और वो सवाल एग्जाम में आ गया, लेकिन उसके चांसेस केवल 0.1% है। क्या है 0.1% है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। चलो अब बात करते हैं भाई, हमारे पास ये है तो हम क्या कर लेते हैं F1 एज्यूम कर लेंगे, सॉल्यूशन हम मान लेंगे F1 बराबर 3x या n मान लो, चलो x मान लो। F2 बराबर कितना मान लिया 5x मान लिया। ये दोनों फोर्स आ गई, ठीक। नेट फोर्स इसका मतलब क्या है कि हमें वही ऐड करना है, ठीक। ऐड कर दो भाई, फार्मूला लगा दो। नेट फोर्स यानी कि R इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3x का होल स्क्वायर। फार्मूला तो पता है, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, एक बार लिख दूं यहां पे। R बराबर क्या होता था अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। अब ये फार्मूला आप बार बार याद रखोगे हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ठीक। और यदि हमारे पास क्या हो डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो tan अल्फा बराबर क्या था हमारे पास b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ये हमारे पास डायरेक्शन के लिए, ठीक है बच्चों, ये डायरेक्शन के लिए। अब 3x का होल स्क्वायर प्लस वही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये तो करेंगे भाई। अभी हमारे पास फोर्स की हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशो में दी गई है फोर्स। फार्मूला 2ab cos थीटा, ab यानी कि 3x, b यानी कि 5x, cos थीटा मतलब cos कितना, एंगल कितना है दोनों के बीच का 60 डिग्री है। बस बात समझ आ गई बच्चों? चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब तो यार मैथमेटिक्स है। 3x यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15 2 जा 30x स्क्वायर इंटू 1/2 cos 60 की वैल्यू। इसे काट दो, इसे कितने बार 15 टाइम्स, 15 2 जा 30। क्या आ गया बच्चों सॉल्व करके, क्या आ गया 25 15 40 49x स्क्वायर आ गया। ये आ गई हमारे पास r की वैल्यू। अब इसका रूट निकाल लो, r की वैल्यू कितनी आ गई 49 का क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर, 7x। हाँ तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया r की वैल्यू 7x आ गई। अब r की वैल्यू हमें गिवन है, देखो r की वैल्यू गिवन है या नहीं है, 28 न्यूटन है। क्या है 28 न्यूटन। अब देखो x की वैल्यू भाई 7 4 जा 28, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। बस अब क्या यहां से F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3x है ना, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 4, 3 इंटू 4 कितना आ गया बच्चों 12 न्यूटन आ गया। F2 कितना आएगा बच्चों 5 इंटू 4 कितना 20 न्यूटन आ गया। यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। उतार लो बच्चों, जल्दी से उतार लो, बहुत ही आसान था। हमारे पास यार दो फोर्स हमें दी गई थी, दो फोर्सेस हमें किसमें रेशियो में दी गई थी, अनुपात दिया गया था उनका, और ये पूछा गया था कि उनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा एक्चुअल में, ठीक है। उनके बीच का एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री है, और रिजल्टेंट हमें पहले ही दे रखा था कि नेट फोर्स कितनी है 28 न्यूटन है। हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, हमने वही फार्मूला लगा दिया भाई। एक्स एक्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू इसकी पता नहीं थी, रेशियो में वैल्यू दी गई थी। बस ये हमने ये फार्मूला लगाया, यहाँ से हमें क्या एक्स की वैल्यू मिल गई, क्योंकि रिजल्टेंट ऑलरेडी गिवन था 28 न्यूटन, आर की जगह हमने 28 रखा, हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू फिर हमने वही यहाँ पे पुट की, तो दोनों का हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया। समझ में आ गया? उतारो। तो क्वेश्चन है बच्चों, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी हुज मैग्नीट्यूड आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। दो बल हैं जो किसी भी बॉडी पर, किसी भी मैटर पर, किसी वस्तु पर कार्यरत हैं, ठीक है। इफ नेट फोर्स, दोनों की नेट फोर्स कितनी आ रही है 1 न्यूटन, यानी कि उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है 1 न्यूटन आ रहा है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल फाइंड करो, ठीक है, एंगल फाइंड करो, डायरेक्शन फाइंड करो। चलो सवाल बिल्कुल खूबसूरत आ रहा है, अब सॉल्व करते हैं इसे, ठीक। देखो
क्या बच्चों, F1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास, कितनी है, 3 न्यूटन है। F2 कितना है बच्चों हमारे पास, 4 न्यूटन है। फार्मूला लगा दीजिए आप, R की वैल्यू भी तो गिवन है यार, R बराबर दिया हुआ है 1 न्यूटन है। ठीक, थीटा हमें फाइंड करना है, एंगल, ओके। चलो अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है बच्चों, R इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा। आहा आहा आहा, यही तो है फार्मूला। चलो R की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 1 न्यूटन, पहले ही लिख लो यार। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब वही F1 की स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, यानी कि 3 न्यूटन, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट ही लिख दें। हाँ यार, बच्चों वाला काम थोड़ी करेंगे अब तुम कक्षा 2 के बच्चे थोड़ी है ना। 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2 AB का मतलब 4 3 जा 12 एंड कुछ नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है बच्चे, यही तो फाइंड करना है, कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये भी गिवन होती तो निकलता क्या, कुछ भी नहीं निकलता। चलो खैर, 1 इज इक्वल टू, अब देखो क्या है बच्चों यहाँ पे, 16 और 9 कितने होते हैं, 25 हो गया। ठीक, 25 प्लस के 24 कॉस थीटा, 25 प्लस के 24 कॉस थीटा, कोई बात नहीं। अब बच्चों क्या करेंगे हम, यहां पे दोनों ओर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या आएगा बच्चों, एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस के 24 कॉस थीटा। ठीक, अब इस 25 को इधर लेके आ जाइए आप, 25 को जब आप इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 25 बराबर 24 कॉस थीटा, 24 कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा माइनस के 24 बराबर कितना हो जाएगा, 24 कॉस थीटा, 24 से 24 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, -1, और -1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है, तो थीटा लिख दें पूरा, कॉस थीटा बराबर कॉस 180, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 180 डिग्री आ गया। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। उतार लीजिए बच्चों, समझ में आया बच्चों, अरे कुछ भी कठिन नहीं था यार, बच्चों वाला सवाल था, हमने बस ये था कि एक हमने डायरेक्शन वाला सवाल नहीं किया था तो इस वजह से सवाल करवा दिया। ठीक है, हमने क्या था, दो फोर्सेस दी गई है जिनकी वैल्यू भी आपको दी गई है और रिजल्टेंट पहले दे रखा है, बस एंगल फाइंड करना था, इसमें एंगल फाइंड करना था, तो ये हमने फार्मूला यही लगा दिया, इस तरह उतार लो जल्दी से। ठीक, वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट होता है उसकी क्या है, ये हाईएस्ट वैल्यू है, रिजल्टेंट की क्या है, ये हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, रिजल्टेंट की हाईएस्ट वैल्यू, ध्यान रखना बच्चों, वेक्टर ए प्लस बी क्या होगी, रिजल्टेंट की हाईएस्ट वैल्यू, इससे ज्यादा मान रिजल्टेंट का नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मान रिजल्टेंट का नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 की यदि हम बात करें बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ऐसे ही क्या है 180 डिग्री, कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर ए यदि इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, वेक्टर बी क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यही फार्मूला यूज करो बच्चों, आप फार्मूला यूज करोगे आप तो r इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस 180 डिग्री, कॉस क्या आ जाएगा 180। अब वही 180 की वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 होती है, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। चलो अब रख दो भाई, मान रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये फार्मूला बनता है बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, और अब ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया, a माइनस बी। ये किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का लोएस्ट मान है, लोएस्ट वैल्यू है ये। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है, सॉरी ये मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये मिनिमम वैल्यू है रिजल्टेंट की, किन्हीं भी दो वेक्टर की रिजल्टेंट की ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। ये क्या है,
मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू है। बात समझ में आई बच्चों, किन्हीं भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट की वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम, इससे वैल्यू छोटी नहीं हो सकती रिजल्टेंट की और इससे वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती। इतनी बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बच्चों ये है कि ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी मत लिखो, ए डिफरेंस बी लिखो, ए डिफरेंस बी। बात समझ आ रही है। ए डिफरेंस बी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए ही बड़ा हो, वेक्टर बी भी बड़ा हो सकता है, वेक्टर बी भी बड़ा हो सकता है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ये वैल्यू किससे छोटी, आर रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट किससे छोटा, ए प्लस बी। आप मैग्नीट्यूड लिख लो इसका। भाई बच्चों बात समझ में आ रही है। ठीक, किसी भी दो वेक्टर, किन्हीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी से छोटी नहीं हो सकती और ए प्लस बी से बड़ी नहीं हो सकती। ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। बच्चों समझ में आया, नहीं समझ में आया, छाप लो इसे। अब बात करते हैं बच्चों, एक और केस है हमारे पास, जब थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। थीटा बराबर 90 डिग्री। ये केस थोड़ा अलग सा है। थीटा बराबर 90 डिग्री। चलो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, कहने का मतलब है कि वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक, वेक्टर बी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो, या तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी। दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अरे आप यहां भी यदि देखो, आप यहां से तो हम क्या कर देंगे, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कंप्लीट पैरेललोग्राम कर लिया हमने। ये आप इसे ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, पता है ना। ट्रायंगल लॉ भी क्या करते हैं, अगर हम इसको यहां बना देते, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में क्या होता है बच्चों, हेड टू टेल, भाई हेड टू टेल, फिर तो हमें इसको यहां लगाना पड़ता। अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, टेल टू टेल, दोनों वेक्टर की हमने क्या टेल से टेल मिलाई, तब ये 90 डिग्री का एंगल बनाया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। आप कंफ्यूज मत होना, इसे आप यहां भी यूज कर सकते हो। क्यों, वैसे भी पैरेलल शिफ्टिंग भी अलाउ है, और दूसरा क्या है, यदि आप ट्रायंगल लॉ से भी करना चाहते हो तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, हेड टू टेल होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल ही आ गया। ठीक है, अब यदि हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो रिजल्टेंट कैसे होता था बच्चों, ऐसे रिजल्टेंट, ठीक, या यहां देखो, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में क्या है बच्चों, रिजल्टेंट हम ऐसे नहीं बना सकते। पैरेललोग्राम में क्या है, रिजल्टेंट ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा इनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलता है। रिजल्टेंट ये रहेगा, रिजल्टेंट ये रहेगा, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो ये जब वेक्टर बी है तो ये भी क्या होगा बच्चों, वेक्टर बी ही तो होगा। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है, अलग होती है, ये भी वेक्टर बी होगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलो, वेक्टर बी। अब वही आर की वैल्यू फाइंड करो बच्चों। आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस 90 डिग्री। क्या होगा, कॉस 90 डिग्री, क्योंकि हमने पहले ही कहा है थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए। चलो निकाल दो भाई वैल्यू। क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर भी बी स्क्वायर ही रहेगा, 2ab, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इंटू 0। तो इसको पूरे को 0 ही कर दें यार, बार बार क्यों लिखें, 0 हो गया ना ये। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। इसलिए ये केस थोड़ा क्या है, डिफरेंट। अब देखो यहाँ से भी यार, यहाँ से भी यदि आपको पता है, हमें आप अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो यहाँ भी आपको बहुत आसानी से ये पता चल पा रहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही तो होता है, यही तो होता है, यही तो यहाँ पे भी आया। तो क्या आ गया, आर इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यार डायरेक्शन फाइंड करना चाहो आप यहां से, डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे, ये अल्फा,
टेन एल्फा इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए। टेन एल्फा क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए। भाई क्या होता है, टेन एल्फा की वैल्यू क्या होती है, अरे यार परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। परपेंडिकुलर क्या है, बी है, ये क्या है, ए है। अब तुम बोलोगे सर नहीं, हमें तो फार्मूले द्वारा कराओ, फार्मूला आपने कुछ और लिखवाया था, टेन एल्फा का फार्मूला, आप तो यहाँ डायरेक्ट टेन की वैल्यू से निकाल रहे हो इसे। कोई बात नहीं बच्चों, अगर हम ऐसे भी फाइंड करते हैं तो देखो टेन एल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, बी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, अपॉन में ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री है। ठीक है, तो टेन एल्फा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, बी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 91 होता है, तो ये बी आ जाएगा। ए प्लस कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो बन जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, ए। तो यही वैल्यू तो निकाली थी पहले, बी बाई ए। समझ में आया बच्चों, क्लियर हो गई तीनों स्थितियां। कब, जब थीटा बराबर 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा उस समय होगी जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री है, उस समय रिजल्टेंट का मान सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या था, जब थीटा बराबर 180 डिग्री है उस समय रिजल्टेंट की वैल्यू, यानी कि जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम, या सॉरी मिनिमम, सबसे कम कह लो या मिनिमम कह लो, उस समय होगी जब क्या होगा, थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। और यहां पर तो तुम्हें पता ही है क्या वैल्यू आ रही है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों केस बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए बच्चों। चलो उतार लो जल्दी से। तो क्वेश्चन है बच्चों, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो सॉरी है ना, हाँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन है बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो लिखा हुआ है कि वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये इसका इक्वल दिया हुआ है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बच्चों अब देखो, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इन्हें बिल्कुल भी सेम मत समझना, बिल्कुल एक जैसा नहीं समझना। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ये हमें बच्चों अच्छी तरह पता है कि ये किसकी वैल्यू होती थी हमारे पास, रिजल्टेंट की वैल्यू होती थी। रिजल्टेंट की वैल्यू होती थी या नहीं होती थी, अरे बच्चों ये वैल्यू इसकी होती थी नहीं होती थी। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, इसका मतलब ये है रिजल्टेंट आर का मॉड है, ये किसका है, रिजल्टेंट का मॉड है। ये ऑलरेडी अपने आप एक अलग वेक्टर बन चुका है, क्योंकि जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो वेक्टर ही बनता है। अब यहां पे देख लो जरा, ठीक है, जब हमारे पास ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड बराबर वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड, ठीक है ना। अब हम इसकी जगह क्या रख देंगे, वेक्टर, हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर आर का मॉड है। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड। वेक्टर आर का मॉड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर बराबर इसका मॉड क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। आ तो गया, आर बराबर ए प्लस बी। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होगा। अभी इससे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे पास आर की वैल्यू ए प्लस बी यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है, ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये कब आती थी हमारे पास बच्चों, कब आती थी बच्चों हमारे पास, देखो मैं ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन क्या है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो, और जब थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री हो। बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, अरे यार पहला ऑप्शन सही है। अरे अभी इससे पहले तो जब हमने स्पेशल केसेस के बारे में, पहले केस के बारे में बताया था, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, तब नीचे क्या आया था, क्या आंसर आया था बच्चों, आर बराबर ए प्लस बी, और हमने कहा था कि किन्हीं भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट की ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो उस समय थीटा क्या था, 0 डिग्री था, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। बच्चों एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना, 0, थीटा बराबर 0। अरे बात समझ में आई है बच्चों, उतार लो जल्दी से। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। चलो करते हैं बच्चों, ठीक भाई। वेक्टर ए और वेक्टर बी को यदि हम दोनों को जोड़ें, ठीक,
हम क्या करते हैं, ए जब हम दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो ये देखो, दोनों वेक्टर को यदि हम ऐड करते हैं, ये हमारे पास क्या बनता है, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या बनता है बच्चों, रिजल्टेंट आर, ये तो बनता है। और रिजल्टेंट आर का जो मैग्नीट्यूड है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या बनता है, आर बन गया, इसके बाहर मैग्नीट्यूड है, इसके बाहर सॉरी मॉड है, इसके बाहर लगा हुआ, इसके बाहर भी हमने मॉड लगा दिया, इतनी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जब हमने ये वैल्यू निकाली थी, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ही तो है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ही तो है। हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर की जगह यानी कि मॉड आर की जगह हम क्या, ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, मॉड आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। ऐसे ही सॉरी एक मिनट रुको 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 रुको, यहां पे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का मतलब क्या है कि हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए माइनस बी, जब मैग्नीट्यूड कितना हो, ए माइनस बी हो। देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी बच्चों कब आया था हमारे पास, ए माइनस बी कब आया था बच्चों, ये भी क्या था, जब हमारे पास क्या था, एंगल 180 डिग्री था, तब हमारे पास ए माइनस बी आया था, तब हमारे पास ए माइनस बी आया था। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या बना रखा है कि ये दोनों इक्वल है, चलो भाई इक्वल वैल्यू पुट कर दो। अब ए प्लस बी के हिसाब से तो हम ये वैल्यू लिखेंगे और ए माइनस बी के हिसाब से क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ए प्लस बी यानी कि अब इसकी वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा। अरे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है यार यहाँ पे, बराबर। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, किसकी, ए माइनस बी की वैल्यू, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab कॉस थीटा। बच्चों कुछ याद आया, थीटा बराबर 0 के केस में क्या होता था, ए प्लस बी, और थीटा क्या होता था जब 180 डिग्री था, तब क्या होता था, माइनस ए माइनस बी तब होता था, ठीक है, उस समय हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब क्या करेंगे, दोनों को ऊपर से क्या, अंडर रूट हटा दो भाई, अंडर रूट हटा देने का, अंडर रूट हटाएंगे तो फिर ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab कॉस थीटा। अंडर रूट हटा दो या दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर लो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर गया, ठीक है, क्या आ गया, थीटा बराबर फाइंड करना है। देखो बच्चों थीटा बराबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2ab। अब इसको क्या कर देंगे बच्चों, इधर ले आओ, 2ab कॉस थीटा, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा बराबर, इधर क्या बच गया, 0 बच गया, क्या बच गया, 0। 2ab ये सब कितना हो गया, 4ab कॉस थीटा, 4ab कॉस थीटा बराबर 0। अरे यहां तो कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ है बच्चों, ठीक। अब कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 0 आ गया। अरे सब उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अब 0 वैल्यू जो है कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा की 0 वैल्यू कब होती है, कॉस 90, कॉस 90, ठीक, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। देखो यहां कंफ्यूज मत होना यार, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि क्या है, रिजल्टेंट आर ही तो आएगा यार, रिजल्टेंट आर की वैल्यू ए प्लस बी। और ये भी तो रिजल्टेंट आर की वैल्यू होती है कब, जब एंगल 180 डिग्री होता है, जब दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। हमें पहले से ही गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने उसी हिसाब से इनकी वैल्यू लिख दी, यहाँ पे उसी हिसाब से हमने क्या लिख दी, इनकी वैल्यू लिख दी। ये ए प्लस बी कब होता है हमारे पास, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, और ये कब कंडीशन होती है हमारे पास, जब थीटा बराबर 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक, ये वाली कंडीशन तब होती है। ये दोनों पहले से क्वेश्चन में इक्वल दी हुई थी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हमने यहां भी दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, क्योंकि यहां पे 180 की वैल्यू क्या होती थी, माइनस आती थी, तो हमने इसलिए यहां पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। दोनों का फिर क्या कर दिया, दोनों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कह लो, या अंडर रूट हटा दिया दोनों तरफ से, इसको वैसे सॉल्व कर लिया, थीटा बराबर 90 डिग्री उतार लो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड। बच्चों समझ रहे हो, मैक्सिमम कब होता था मैग्नीट्यूड, जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए प्लस बी होता था, तब क्या होता था, मैक्सिमम होता था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब जब हमारे पास दो वेक्टर, मिनिमम कब होता था, ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी ले लो, ठीक है।
अगर हम ए को बड़ा मानते हैं और ए वैसे भी बड़ा ही, यहाँ पे 17 यूनिट है, दूसरा क्या मान लेते हैं हम 7 यूनिट है, तो ए वैसे भी बड़ा है, तो डिफरेंस यानी कि मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये ए माइनस बी होंगे। एंड एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड, ये जो वैल्यू दी गई है बच्चों, ये वैल्यू इनके रिजल्टेंट की वैल्यू दी गई है। ये वैल्यू कब दी गई है, तो मैक्सिमम कब होता है, देखो मैक्सिमम के केस में क्या होता है, a प्लस बी, यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम पहले दिया हुआ है 17 यूनिट। ध्यान से समझना बच्चों क्वेश्चन। मिनिमम मैग्नीट्यूड की जब बात हो रही है तो मिनिमम मैग्नीट्यूड कब होता था बच्चों, a माइनस बी यानी कि 7 यूनिट। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हमें पहले तो फाइंड करनी है, अच्छा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी फाइंड करो बच्चों, ठीक कोई बात नहीं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को फाइंड करो, कर दो भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी को फाइंड। हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे मान लो इक्वेशन 2 मान लो। बी से बी खत्म हो गया यहीं पे, 2a बराबर कितना आ गया, 17 7 कितना हो गया बच्चों, 24 हो गए, 24। ए से ये खत्म हो जाएगा, a बराबर यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गया। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12 आ गई, ठीक है। अब वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ए की वैल्यू तुम चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में रखो, अगर हम यहां पे भी रखते हैं 2 में भी रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या रख देंगे, ए की वैल्यू जब 12 रखेंगे यहाँ पे तो बी क्या होगा, बी को उधर ले जा लो और 7 को इधर लेके आ जाओ, तो 12 और 12 में से 7 चले जाएंगे भाई, 7 इधर आके माइनस का, समझ में नहीं आया भाई, 12 लिखेंगे माइनस के बी लिखेंगे बराबर 7, अब बी चला जाएगा उधर तो बी प्लस का हो जाएगा, बी 7 को इधर लेके आएंगे, 12 माइनस के 7 कितना हो जाएगा, 5 नहीं आ जाएगा क्या, तो यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बी बराबर वेक्टर बी बराबर आ गया हमारे पास 5 यूनिट। तो वेक्टर ए की भी वैल्यू आ गई और वेक्टर बी की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट का मतलब समझ रहे हो बच्चों, रिजल्टेंट का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि आर बराबर, फार्मूला आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 90 डिग्री है, तो ए का स्क्वायर कितना है, कहाँ गया बच्चों, 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाला पूरा पोर्शन तो 0 हो गया, इधर वाला क्या बच गया यहाँ पे बच्चों, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 5 का कितना होता है बच्चों, 25, ये कितना बन गया बच्चों हमारे पास 169, ठीक है। अब 169 का कितना होता है स्क्वायर रूट 13, तो r बराबर हमारे पास आ गया 13 वैल्यू आ गई। तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 13, ठीक है बच्चों, उतार लो जल्दी से। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक। आई होप आपने इसे बहुत इंजॉय किया होगा। आगे भी आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार लेक्चर लेके आएंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा, हर एक पॉइंट हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। बस यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में जो फिजिक्स से रिलेटेड हो, ठीक है। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे सदिशों का घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।